Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss Romanticism 1798 to 1837. I would like to discuss it in bilingual Hindi as well as in English. Romanticism in Hindi meaning प्राकृतवाद, naturalism, स्वच्छंदतावाद. It was a movement in Europe 18th century in art, literature and intellectual perspective. सिंपली मैं यहाँ से इसको हिंदी से थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूँगा कि चाहे इसको हम लोग अपने जीवन से जोड़ के देखें तो साहित्य में कहते भी है कि साहित्य समाज का दर्पण है और ये कटु सत्य है। रोमांटिसिज्म इस बात को क्लियर करता है। क्यों? क्योंकि जब रोमांटिक पीरियड से पहले जो हमारा क्लासिसिज्म था, मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस भी किया है। आप इसी ही एंगल को बिल्कुल अपने माइंड में डाल करके एकदम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रोमांटिसिज्म क्या था। क्लासिसिज्म मैंने बताया था कि ये जो है किसी काम को एक्सट्रीम लेवल तक जब करते हैं हम लोग उसको कहते हैं क्लासिसिज्म। मतलब आप किसी कार्य में दक्ष होने चाहिए, लेकिन फिर जब हम किसी चीज़ को एक एक्सट्रीम लेवल में ले जाते हैं तो फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी वो नहीं रहती है। फिर से मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि चाहे अब लिटरेरी फॉर्म में बात करेंगे हम, चाहे टेक्निक में बात करेंगे, चाहे लैंग्वेज में बात करेंगे, कि क्लासिसिज्म तो बोलता है कि एक्सट्रीम लेवल में हमें नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब मैं रोमांटिसिज्म की बात करूँगा, उन्होंने जो सेट पैटर्न थे, सेट रूल्स थे, उनसे बाहर निकल करके जो प्रोड्यूस किया, दैट वॉज द पार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। Romanticism was a literary, artistic, and intellectual movement that began in Europe in the late 18th century as a reason against the rigid rules and rationality of classicism and the industrial revolution. The writers valued emotions, imagination, individuality, and nature over reason and order. अगेन आई वुड लाइक टू से दैट कि जब हम लोग किसी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम एक सेट रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अगर कोई इन रूल्स एंड रेगुलेशन से थोड़ा भी बाहर जाता है तो उन्हें हम आउट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा सोसाइटी में। हर एक इंडिविजुअल एक्सट्रीम नहीं हो सकता है। अगेन ये चीज़ें फॉलो होती है हमारे कंपटीशन में भी, ये चीज़ें फॉलो होती है सोसाइटी में भी, ये चीज़ें फॉलो हो सकती है कि सभी एक तरह के नहीं हो सकते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। अगेन रोमांटिसिज्म से ज़्यादा इसको अंडरस्टूड कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। जो क्लासिसिज्म था उसमें उन्होंने सेट रूल्स रेगुलेशन बना दिए, लेकिन सबके लिए सेट रेगुलेशन बनाना और उनको फिर फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ फॉर्मलिज्म एंड इनफॉर्मलिज्म, औपचारिक और अनौपचारिक जब वर्ड्स आते हैं तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। सो एट द सेम टाइम द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स 1798 by William Wordsworth and S.T. Coleridge was the starting point of Romantic movement. If I will talk about the historical background, the Romanticism developed during social and political upheavals, which shaped its theme and ideal, and also there was impact of the French Revolution 1789. It inspired ideas of liberty, equality, and fraternity. Then the Industrial Revolution, again very important. Industrial Revolution led to urbanization, pollution, and harsh working conditions. Romantic poets turned to nature and rural life as an escape. Then there was also decline of classicism. After decades of rigid rules and formality, writers out freedom of expression. And there was also philosophical influences of Rousseau, ideas about individual freedom and returning to nature. Again, the romanticism focused on return to nature. Then the key characteristics of romanticism were emphasis on emotions. So when we are talking about the science, reason, logic,
there is no place for emotions. But at the meantime, if we are in the equilibrium of reason and emotions, definitely one may seek the humanity. अगर हम लोग कंपैरिजन करें साइंस और इमोशंस में, तो दोनों का बैलेंस जरूरी है। साइंस भी जरूरी है, इमोशंस भी जरूरी है। सो एट द मेन टाइम क्या हुआ कि जब क्लासिसिज्म की बात करते हैं हम, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें हम, साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करें हम, हल्का सा उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को दूर कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जब तक फैक्ट्री एक्टर नहीं बने थे तो 24-24 घंटे इंडस्ट्री में काम करवाया जाता था। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, एन इंडिविजुअल हैज हिज हर इंडिविजुअल लाइफ ऑल्सो, although development is important and crucial part nevertheless, but there should also be place for an individual to live, to eat, to drink। मीन्स टू से दैट कि एक इंडिविजुअल को अपने लिए भी तो समय चाहिए। क्या वो 24 घंटे सिर्फ इंडस्ट्री में काम करता रहे? तो ऐसे में क्या हुआ, फोकस ऑन फीलिंग्स, पैशन एंड इमेजिनेशन ओवर लॉजिक। लॉजिक को कम करके इमेजिनेशन, पैशन और फीलिंग्स पर ध्यान दिया गया। वर्ड्सवर्थ लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग was the example. Then there was love for nature, very very important. Nature as a source of beauty, inspiration and spiritual truth. Wordsworth tension away is example. Individualism, willing the personal experience. A rebellion against rules, it was breaking away from classical rules. And then also interest in the supernatural and fascination with mystery, magic and gothic. College rhyme of the ancient mariner is the example. Idealism and hope and belief in human potential, use of common language and glorification of childhood. The romantic movements timeline in 1789, French Revolution also paved the way for romantic movement, and 1798 the lyrical ballads of Wordsworth and Coleridge landmark the starting of romanticism. 1802 to 12 Wordsworth nature poems published. 1812 Lord Byron Childe Harold's Pilgrimage. 1818 Mary Shelley Frankenstein. 1821 Death of John Keats and P.B. Shelley. 1832 Death of Sir Walter Scott, and 1837 starting of the Victorian age. There were two generations of romantic poets. First generation was that of William Wordsworth from 1770 to 1850, S.T. Coleridge 1772 to 1834, and William Blake 1757 to 1827. The second generation of romantic poets were Lord Byron 1788 to 1824, P.B. Shelley 1792 to 1822, and John Keats 1795 to 1821. Major romantic poets and their work I will discuss in brief. William Wordsworth, the poet of nature, he is also called as the high priest of nature, nature, healing and spiritual power. S.T. Coleridge, famous for imagination and supernatural elements, his work The Rime of Ancient Mariner and Kubla Khan. William Blake, the visionary poet, combined with mysticism, symbolism and social criticism. His work Song of Innocence and Songs of Experience, The Tiger, the Lamb. Lord Byron, the romantic rebel, create Byronic hero, a passionate, mysterious, rebellious figure. Don Juan. Next, P.B. Shelley, the idealist, a radical thinker and a reformer who believed in the power of imagination. His Ode to West Wind, To a Skylark, Prometheus Unbound, and Adonis is the greatest work. Johann Keats, the poet of beauty, focused on sensory imagery, beauty and mortality. His work Ode to Nightingale, Ode on Grecian Urn. If we will talk about the romantic themes in prose and fiction, so Mary Shelley, Gothic novel blending of science and horror. Sir Walter Scott,
historical romance and adventure, Ivanhoe. Charles Lamb, personal essays, his work Essay of Ilya. Thomas D. Quincy, autobiographical and psychological work. Although I have already discussed about the difference between classicism and romanticism, now again would like to remind there were the difference between romanticism and classicism. Romanticism focus on emotion and imagination, but classicism focus on reason and logic. Romanticism focus on individual experience, but classicism focus on universal truths. Romanticism focus on freedom of expression. Classicism was strict rule and structure. Romanticism celebration of nature and rural life, but in classicism focus on urban life and society. And finally, romanticism use of simple common language, but in classicism there was use of ornate and formal style. If we will talk about the significance of romanticism, it shifted focus from society to individual. Again, very important that before romanticism, classicism were focused on the society, logic, reason, industry, science, etc. But romanticism focus on individual. Romanticism elevated nature as a source of truth and beauty, and it also brought simplicity to language. So it was all from my side related to romanticism. Thanks for listening carefully.